एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में, जिसमें आज हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों के साथ। और हमारा पहला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए हमारे पास है 1919, ऑप्शन बी हमारे पास है 1927, ऑप्शन सी हमारे पास है 1938 और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो है 1945। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सही जवाब है या इस सवाल के लिए सही है वो ऑप्शन नंबर ए है 1919। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। इसके ऑप्शंस देखते हैं पहले। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 1917, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1918 और चौथा ऑप्शन है 1935। और जो आपका यहाँ पर सही जवाब है इस सवाल के लिए, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो बेसिकली जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। एक प्लेस है जलियांवाला बाग नाम करके, वहाँ पर जो है लोग पीसफुल गैदरिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ जो एक्टिविस्ट थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, प्रो इंडियन एक्टिविस्ट सैफुद्दीन किचलो और सत्यपाल, उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। उसके ही खिलाफ जो है लोगों ने पीसफुल प्रदर्शन किया। पर एक ट्विस्ट आता है यहाँ पर। जो ट्विस्ट आता है, जो जनरल डायर था वहाँ का, वो जो है एकमात्र एंट्रेंस था वहाँ पे, एग्जिट और एंट्रेंस की एक ही गेट थी, उसको उसने बंद करवा दिया और फिर ओपन फायरिंग का जो है आदेश दे दिया, जिसमें लगभग 1,500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 1200 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हो गए थे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि उन्होंने इस अपने कुकर्म पे कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? यहाँ स्क्रीन पर जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपका जो है वो है बंगाल महाप्रांत, दूसरा ऑप्शन आपका है उत्तरी प्रांत, तीसरा आपका ऑप्शन है केंद्रीय प्रांत और जो चौथा आपका ऑप्शन है वो है कलकत्ता प्रांत। और यहाँ पर जो मतलब आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है बंगाल महाप्रांत, क्योंकि 1911 तक जो बिहार था वो बंगाल महाप्रांत के में आता था, क्योंकि तब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट नहीं था और कई प्रांतों में विभाजित था। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके जो है फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि सर सैयद अहमद जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है वो किससे संबंधित है। बेसिकली यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है और पहला जो ऑप्शन हमारा है वो है असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन और चौथा ऑप्शन है जलियांवाला बाग। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। तो जो चौरी चौरा है वो डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के अंदर आता है और जो है यूपी में सिचुएटेड है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूपी में है और यूपी को जब आज़ादी इंडिया को नहीं मिली थी तब जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो जो हुआ कांड, चौरी चौरा कांड, वो जो है 4 फ़रवरी 1922 को हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पीपल थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है हिस्सा ले रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो है पुलिस
वालों के साथ जो है क्लैश हो गया वो मूवमेंट। और जब क्लैश हो गया तो जो क्राउड थी, यानी कि जो भीड़ थी या जो लोग थे, वो बहुत गुस्से में आए और उन्होंने जो है पूरा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू है चौरी चौरा कांड का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। मीन्स इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, इस सवाल में पूछा जा रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तब भारत में ऐसा कौन सा आंदोलन था जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। ऑप्शन ए है अलगाववादी आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी एवं बहिष्कार, ऑप्शन सी आपका है होम रूल और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो उस टाइम पे जो लोकप्रिय आंदोलन था, ये जो पॉपुलर आंदोलन हो रहा था, कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो जो आंदोलन था उसका जो नाम है वो है होम रूल। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो सही जवाब है वो है हड़प्पा। और हड़प्पा सिविलाइजेशन बेसिकली पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर फॉल करता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो है इंडस रिवर के किनारे जो है पूरा उसका एरिया या लैंडस्केप फॉल होता था। इस वजह से उस प्लेस का जो नाम पड़ा, मतलब उस सिविलाइजेशन का जो नाम पड़ा, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए है मातृशक्ति, ऑप्शन बी है कर्मकांड, ऑप्शन सी है आत्मा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे या लोग थे वो किस उसमें बिलीव करते थे। कि जैसे अभी अपने यहाँ क्या है कि पैट्रियार्की चल रही है, ठीक है, वो लोग किस में मानते थे? तो वो मानते थे मातृशक्ति में, यानी वो जो पूजा करते थे वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको एक्सकेवेट किया था या जिन्होंने खोजा था उनका वो जो है उनका नाम जो है वो है दयाराम सहनी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है वीर, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी है विद्वान, ऑप्शन डी है योद्धा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी श्रेष्ठ और कुलीन, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ मतलब बहुत बड़ा और कुलीन जिसका उच्च कुल हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यहाँ पर पूछा जा रहा है जो वैदिक पीरियड था उन लोगों को कौन सी ऐसी फसल थी जिसको वो नहीं उगाते थे या उसका ज्ञान या उन लोगों को उस बारे में पता नहीं था। तो ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है तंबाकू और ऑप्शन डी ये सभी। तो बेसिकली यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर सी है तंबाकू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी है शतपथ ब्राह्मण। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है या जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो है शुल्ब सूत्र। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग,
अर्ली वैदिक पीरियड की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। बेसिकली सवाल में पूछा जा रहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो कल्चर था या उनकी संस्कृति थी, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें उसके बारे में वर्णित है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी जो दिया गया है वो है सामवेद, ऑप्शन सी आपका दिया गया है अथर्ववेद, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है या जिस वेद में ये वर्णित है वो है ऋग्वेद, और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? सनातन संस्कृति में वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। हम चाहेंगे कि इस सवाल के जवाब को आप कमेंट करके बताएं। इसके लिए हम आपको टाइम देते हैं कुछ यूँ 5 सेकेंड्स का। आप 5 सेकेंड्स में इस चीज़ को सोच लें कि अपने सनातन या यहाँ पर जो संस्कृति है भारत की, वहाँ वेद ऋषियों और मुनियों की संस्कृति चली आ रही है, तो कितने वेद हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, तो हम आपको टाइम देते हैं केवल 5 सेकेंड का, और हम चाहेंगे कि आप इसको कमेंट करके बताएं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जो इसका सही जवाब है वो है 4। कुल वेदों की संख्या 4 है, और यहाँ पर इस सवाल में ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य आवास क्या था? सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, मैं एक बार सवाल को सही से बताती हूँ इसमें क्या पूछा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे उनका जो जीविका थी या व्यवसाय था वो क्या था। ऑप्शन ए जो दिया गया है वो है शिक्षा, ऑप्शन बी जो दिया गया है पशुपालन, ऑप्शन सी दिया गया है कृषि, और ऑप्शन डी आपका दिया गया है व्यवसाय। ठीक है, और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पशुपालन। पशुपालन जो है वो ऋग्वैदिक आर्यों के टाइम पर जो है मुख्य व्यवसाय था जिसको वो लोग फॉलो करते थे अपनी जीविका को चलाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो आदि ग्रंथ भारतीय संगीत का क्या है या किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है? वो है सामवेद, क्योंकि सामवेद में बेसिकली म्यूज़िक से सारी चीज़ें रिलेटेड बताई गई हैं। संगीत से सारी चीज़ें, जितनी भी बातें संगीत से जुड़ी हैं वो सारी की सारी सामवेद में जो है वो समाहित हैं और वर्णित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए सेल्यूकस, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है मनु, ये यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसमें बेसिकली पूछा गया है कि कृष्ण की जो भक्ति है उसमें जो प्रधान ग्रंथ है क्या है। ऑप्शन ए है गीत गोविंद, ऑप्शन बी दिया गया है महाभारत, ऑप्शन सी दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही जवाब है, श्रीमद् भगवद गीता। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है इस श्रीमद् भगवद गीता में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी गोधन, ऑप्शन सी गोधन और भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति है उसका जो प्रमुख रूप है वो गोधन है,
और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। गोधन मतलब गाय, गो मतलब गाय और धन, जो गाय थी वही उनका धन थी। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो गोधन है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन नंबर डी है 11। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो जो है ऑप्शन नंबर सी है। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। 18 पुराण हैं टोटली जो है इस यहाँ पर अपने भारत में 18 पुराण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और ये आखिरी सवाल होगा इस वीडियो का। तो देखते हैं इस सवाल में क्या कहा गया है। इस सवाल में कहा गया है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। ठीक है, तो इस सवाल में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो वैदिक धर्म था उसमें जो है किसकी उपासना करते थे, या वैदिक काल के लोग किसकी उपासना करते थे या किसके उपासक थे। तो बेसिकली वो लोग जो है प्रकृति की उपासना करते थे। प्रकृति की उपासना करना मतलब सूर्य की उपासना करना, नदी की उपासना करना, वृक्ष की उपासना करना। तो जो है जो वैदिक धर्म के लोग थे वो केवल और केवल प्रकृति की उपासना करते थे। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।